देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर सोनिया गांधी लिखते अखबारों के अंदर आर्टिकल और उसके बाद बीजेपी की सरकार पूरी हिले ही ना और विदेश नीति में बदलाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से सोनिया गांधी के आर्टिकल लिखने के साथ ही पूरी की पूरी बीजेपी सरकार में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर ही अचानक से बीजेपी के विदेश मंत्री से लेकर विदेश सचिव भी लगाने लगे ईरान के चक्कर। बताएंगे किस तरीके से फोन कर करके विदेश नीति में करने लगे बदलाव, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिसके बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर दोस्तों भारत का एक जहाज भर के मेहमान आए दोस्तों और भारत ने बुलाया था। आकर जब वापस लौट रहे थे तब अमेरिका ने भारत के क्षेत्र के अंदर ही उस जहाज को डुबा दिया। दोस्तों इस मामले को लेकर भी पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताएंगे कैसे बीजेपी सरकार की फेल होती विदेश नीति एक बार फिर से सबके सामने आ गई और राहुल गांधी ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी बीजेपी सरकार की नीति पर उठाए हैं कई सारे सवाल। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे अचानक से नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बीच में तकरीबन 7 गवर्नर के इस्तीफे हो चुके हैं। तमिलनाडु का बंगाल और दिल्ली वाला भेजा गया है, केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख। बताएंगे आखिर क्या कुछ हो रहा है दोस्तों, अचानक से इस तरीके के तबादले क्यों किए जा रहे हैं, क्या करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के टाइम की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी बीजेपी की सरकार की फॉरेन पॉलिसी से 1000 लाख गुना ज्यादा बेहतर थी और हमने अमेरिका की हलक सुखाकर रखी थी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर 28 फरवरी को खामेनी की हत्या की जाती है दोस्तों, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के बंकर पर बम बरसाए जाते हैं जिसमें उनकी मौत की खबर सामने आती है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ देर के बाद ही बीजेपी सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा ईरान को इस मामले पर संवेदना जताई जाएगी और खामेनी के मौत के मामले को लेकर आक्रोश जताया जाएगा और कम से कम अफसोस तो जरूर जताया जाएगा और ईरान के एम्बेसी में जाकर यानी दूतावास में जाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी दोस्तों। लेकिन बीजेपी की सरकार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चुप रही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेत्री सोनिया गांधी को पता चल गया कि विदेश नीति पर पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल का दबदबा चल रहा है, दबाव चल रहा है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि सोनिया गांधी ने देश की विदेश नीति में बदलाव के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना साधा दोस्तों। और सोनिया गांधी ने पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक पूरा आर्टिकल लिखा दोस्तों और वही आर्टिकल उन्होंने हिंदी में जनसत्ता के अंदर लिखा। दोनों आर्टिकल का जो शीर्षक था वो ये कि भारत को विदेश नीति के मामले पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के टूटने पर जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए। भारत को दक्षिण के देशों का यानी साउथ का लीडर अगर बनना है तो आवाज को जोर शोर से उठाना पड़ेगा। किसी देश के अंदर अगर कोई तीसरी ताकत आकर उस देश के सबसे बड़े नेता सुप्रीम लीडर की हत्या कर देता है तो भारत को इस मामले पर बोलना पड़ेगा, तब जाकर भारत के समर्थन में दुनिया के देश आएंगे और भारत पर विश्वास करेंगे। और बीजेपी की विदेश नीति पर उन्होंने निशाना साधते हुए इस पूरे मामले पर भाजपा को असली विदेश नीति बताई दोस्तों। और इसके 2 दिनों के बाद इसका व्यापक असर देखने को मिला और बीजेपी के विदेश नीति में अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिला दोस्तों। इतने दिनों तक चुप्पी साधे भारतीय जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री ने सीधा ईरान के विदेश मंत्री को फोन लगाया और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के मौत के मामले को लेकर अफसोस जताया दोस्तों, श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बीजेपी की सरकार ने विदेश सचिव को भारत के अंदर ईरान का जो दूतावास है दोस्तों, एम्बेसी है, वहां पर भेजा। वहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए यानी उनको फूल चढ़ाते हुए भारत के विदेश सचिव नजर आए यानी विक्रम मिस्त्री यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों। बीजेपी सरकार के कहने पर गए थे, यानी अचानक से बीजेपी सरकार की नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोनिया गांधी ने भाजपा को भारत की असली विदेश नीति के बारे में बताया, तब जाकर बीजेपी के लोगों की आंखें खुली है दोस्तों। और आंखें भी क्यों खुली है इसका एक और बड़ा कारण है। कारण यह है कि भारत के क्षेत्र के अंदर आकर अमेरिका ने एक ऐसी गुंडागर्दी की है दोस्तों जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया दोस्तों। हो गया कुछ ऐसा कि ईरान की नौसेना का एक जहाज था IRIS डेना जो भारत के द्वारा आयोजित किए गए मिलान 2026 यानी मल्टीलैटरल नवल एक्सरसाइज यानी नेवी की एक एक्सरसाइज भारत के अंदर होती है दोस्तों, जिसे मिलान एक्सरसाइज बोला जाता है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के देश शामिल होते हैं। नेवियां अलग अलग देशों की आती है भारत के विशाखापट्टनम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, जिसमें 74 देश के जहाज शामिल हुए थे। ईरान का जहाज भी भारत के अंदर गेस्ट बनकर आया था और उसके क्रू भी भारत के अंदर राष्ट्रपति और अधिकारियों के सामने परेड करते हैं। अमेरिका को भी इसमें शामिल होना था लेकिन उसने एंड टाइम में अपने आप को बाहर कर लिया दोस्तों, यानी अमेरिका इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर आया ही नहीं। लेकिन ईरान का IRIS डेना नाम का जहाज आया था नेवी के साथ में और भारत के अंदर 74 देशों के साथ में एक्सरसाइज कर रहा था दोस्तों। इसके बाद 3 से 4 तारीख को भारत से 40 नॉटिकल माइल्स दूर यानी श्रीलंका के गाले में जाकर ये ईरान का जहाज रुकता है और ईरान नेवी का जहाज भारत के अंदर एक्सरसाइज पूरा करने के बाद यानी भारत में मेहमान बनने के बाद वापस ईरान की ओर लौट रहा होता है दोस्तों। तब पता चलता है कि हिंद महासागर के अंदर जब ये जहाज वापस ईरान जा रहा था तो इसे अमेरिका
अमेरिका के एक सबमरीन ने नीचे से हिट किया दोस्तों और इसे पलट दिया और इस जहाज में तकरीबन 180 लोग मौजूद थे, जिसमें से 87 लोगों की मौत हो गई। बॉडी को रिकवर कर लिया गया दोस्तों, 32 लोगों को बचाया जा सका, बाकी का रिपोर्ट ढूंढा जा रहा है कि कहां पर गए। ऐसे में कईयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों मामला इतना बड़ा है क्योंकि भारत के हिंद महासागर जो भारत का क्षेत्र है, जहां पर भारत की नेवी गश्त करती है और पूरी तरीके से इंडियन ओशन भारत के कंट्रोल में है दोस्तों, वहां पर अगर इस तरीके का हादसा होता है और अमेरिका आकर भारत के क्षेत्र में भारत का मेहमान जो वापस लौट रहा था उस पर हमला करता है, तो ये भारत की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला मामला है। कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि असल में ये लोग गैंग ऑफ एप्स्टीन के प्यादे हैं। आगे वो कहते हैं कि 2018 में गोवा के आगे इंटरनेशनल वाटर में एक याट पकड़ा गया था जिसमें दुबई की प्रिंसेस लतीफा मौजूद थी। तब हम इंडियन ओशन के पहरेदार हुआ करते थे, यानी हिंद सागर में, हिंद महासागर में हम लोग अपना दबदबा दिखाया करते थे। लेकिन जब ईरान का एक शिप हमारे न्योते पर हमारा मेहमान बनकर आता है, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अक्सर ऐसी एक्सरसाइज सिर्फ हथियारों के साथ नहीं होते, लेकिन निहत्थे मेहमानों को इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका ने डुबा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज में अमेरिका ने आखिरी समय में अपने शिप भेजने से मना कर दिया था और सिर्फ अपने ऑफिसर भेजे थे। क्या भारत को जानकारी थी कि अमेरिका इंडियन ओशन में ऐसा करने वाला है? अगर था तो फिर आपने क्या किया? भारत ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने अपने मेहमानों की रक्षा करने के लिए क्या किया? साल 1986 में वॉइस ऑफ अमेरिका श्रीलंका के अंदर ट्रांसमीटर लगाना चाहता था। उस ट्रांसमीटर के कारण भारत की सुरक्षा भी खतरे में आने वाली थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार और तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस ट्रांसमीटर को लगने नहीं दिया। मगर अब 2026 के अंदर अमेरिका ने इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में आकर हमारे मेहमान के शिप को टोरपीडो कर दिया, डुबा दिया और अपनी क्षमताओं और टेक्नोलॉजी से इंडियन ओशन पर निगरानी हम लोग रखते आ रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये नया भारत है बीजेपी वाले, तो हमारे आंगन में जो मेहमान है उसकी सुरक्षा हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे आंगन में आकर कोई हमारे मेहमान को मार देगा, हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब ये हो गया तो नरेंद्र मोदी सरकार क्यों कहती है कि हम इंडियन ओशन के गार्जियन है? असल में गैंग ऑफ एप्स्टीन के ये लोग प्यादे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी सरकार पर सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बीजेपी को झटका दिया। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला मामला है दोस्तों, जब तक अमेरिका इस मामले पर माफी नहीं मांगेगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी बीजेपी को विदेश नीति का ज्ञान दिया है। दोस्तों राहुल कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड यानी हमारा विश्व एक अस्थिर दौर से गुजर रहा है और प्रवेश कर चुका है। आगे भयंकर संकट और ज्यादा मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो विदेश से तेल आता है उसमें से 40% जो हमारा तेल आता है वो ईरान के पास मौजूद समुद्री गलियारे से आता है, यानी जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है, वहां से आता है। और एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और ज्यादा बदतर होती जा रही है। संघर्ष के कारण हमारे पड़ोसी ने ईरान ने वहां पर स्थिति को लेकर जो बयान दिया है और जिस तरीके से हमले ईरान और इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर में साफ तौर पर हमारे तेल के लिए दिक्कतें और बढ़ेगी, एलपीजी और एलएनजी के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने समझौता कर लिया है, हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को त्याग दिया है, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को छोड़ दिया है। दोस्तों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक ऐसा शब्द होता था भारत के विदेश नीति में जिसका सीधा मतलब ये होता था कि भारत फैसला लेगा, अपने दम पर लेगा कि हमें किस देश के साथ में किस तरीके का संबंध रखना है। कोई तीसरा देश हमको आकर ये नहीं बताएगा, सोवियत संघ या फिर अमेरिका आकर ये नहीं बताएगा कि हमको किस तरीके के संबंध रखने हैं। और ये नीति जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से चलती आ रही है दोस्तों, लेकिन आज की डेट में हमें लग नहीं रहा कि उस तरीके की हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी रणनीतिक स्वायत्ता है हमारे पास कि हम ये चूज करें कि हमको किसके साथ किस तरीके के संबंध रखने हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे जिस तरीके की हरकतें चल रही है उसे आप लोग भी पता कर रहे होंगे दोस्तों की कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भारत के ऊपर हावी दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और राहुल गांधी की इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, समर्थन करते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? साथ ही साथ आज राहुल गांधी केरला में मौजूद रहेंगे दोस्तों। केरल में राहुल गांधी का आज जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। राहुल गांधी आश्रमम ग्राउंड कोल्लम के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मरियन कॉलेज कुटिका नाम में छात्रों को संबोधित करेंगे। देखते हैं राहुल गांधी आज केरल को लेकर क्या कुछ बोलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बीते दिन ताबड़तोड़ तरीके से गवर्नरों का ट्रांसफर होता है दोस्तों। शिव प्रकाश शुक्ला को गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश को अब तेलंगाना का गवर्नर बना दिया गया है। ऐसे ही जिष्णु देव वर्मा जो गवर्नर थे तेलंगाना के, उनको गवर्नर महाराष्ट्र का नियुक्त कर दिया गया है। नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन को गवर्नर बिहार का नियुक्त कर दिया गया है, राज्यपाल बिहार का बनाया गया है। RN रवि जिन्होंने तमिलनाडु की सरकार को परेशान करके रखा हुआ था, उनको अब पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई है दोस्तों। ऐसे ही राजेंद्र
विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर ऑफ केरला को एक और राज्य की ड्यूटी दी गई है। तमिलनाडु का भी उनको गवर्नर बना दिया गया है। ऐसे ही कविंद्र गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख को अपॉइंट किया गया है। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर दोस्तों और वी कुमार सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थे उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है लद्दाख का। ऐसे ही तरनजीत सिंह संधू को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली बनाया गया है। तो कई सारे गवर्नरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। बिहार में भी नया राज्यपाल बनाया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब हट ही रहे हैं, लगभग कंफर्म हो चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो गवर्नरों को इधर से उधर किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण होगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कह दिया कि राजभवन के साथ में कलेश करने वाले, विवाद करने वाले आर.एन. रवि को बंगाल पर थोपा जा रहा है। चुनाव से पहले इस तरीके से गवर्नर का ट्रांसफर कर देना साफ तौर पर देश के अंदर फेडरलिज्म यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में एक रिश्ता होता है जिसे संघवाद कहा जाता है, उसके खिलाफ है। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु की सरकार भी कहीं ना कहीं नाराजगी जता रही है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें राज्यसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इन नामों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के नेताओं को लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिस्ट पर पूरी मोहर लगा दी है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा एम क्रिस्टोफर को तमिलनाडु से मैदान में उतारेगी कांग्रेस पार्टी और डीएमके का सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और वी नरेंद्र रेड्डी को तेलंगाना से राज्यसभा भेजा जाएगा। वहीं पर कर्मवीर सिंह बौद्ध को मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के कहने पर राज्यसभा भेज रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर अब उन लोगों का दबदबा है दोस्तों जो नए लीडरशिप हैं, यानी राहुल गांधी के टाइम के नेता हैं, उनको आगे किया जा रहा है। अब जो पुराने नेता है वो कांग्रेस पार्टी के धीरे धीरे करके घर भेजे जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो एक नए नेता और पार्टी के जिला अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के अनुराग शर्मा को कैंडिडेट बना दिया दोस्तों, जो अपने आप में एक अद्भुत फैसला था राहुल गांधी का। इसे पार्टी के लोगों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है राहुल गांधी वाली कांग्रेस का, सोनिया गांधी जी के टाइम की जो कांग्रेस थी अब धीरे धीरे करके वे सारे नेता रिटायर्ड होते जा रहे हैं। और अब जो नया कांग्रेस पार्टी में युवाओं का एक नेतृत्व आ रहा है, ये कांग्रेस को आगे लेकर जाएगा। आप लोग की इस पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार को हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों, उसमें एक कारण ये है कि शराबबंदी को लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग था जो नाराज चल रहा था। और शराबबंदी बंद होने से आप लोग जानते हैं कि किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था दोस्तों, जो शराब बेचते हैं दुकान में लीगल तरीके से, जो लोग लाइसेंस लेकर सरकार का शराब बेचते हैं, उन लोगों के लिए बहुत तगड़ा घाटा था। ऐसे में पत्रकार है बिहार के ज्ञानेश्वर, वो कहते हैं कि तस्वीर देख तुरंत खुश मत हो जाइए, आपके मन का होगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं। बिहार में सरकार बदल रही है, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, अधिक चांस है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि तुरंत शराबबंदी हटा दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कहाँ नहीं है ये सबको पता है, और बल्कि यूं कहिए कि कहाँ है ये भी सबको पता है कि लगभग कहीं नहीं है, हर जगह शराब मिलता ही है। अंतर बस इतना है कि नई सरकार नीतीश कुमार की तरह जिद्दी नहीं होगी। मतलब ये कि कुछ भी हो जाए शराबबंदी खत्म नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों हो सकता है कि बीजेपी सरकार बनेगी तो उसके बाद शराबबंदी हटा दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार को इसे 10,000 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से राजस्व का नुकसान होता है। और इलीगल तरीके से तो शराब बिहार के अंदर बटी रहा है। तो नीतीश कुमार को हटाने के पीछे वे लोग भी एक बड़ा कारण होंगे जो कहीं ना कहीं शराब के ठेके के लिए लाइसेंस के जुगाड़ में बैठे होंगे। इस ओर भी इशारा चल ही रहा है। आप लोग पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन भरने का गुरुवार को आखिरी दिन था दोस्तों। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर महायुति के 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एक शरद पवार ने भी अपना नाम दाखिल कर दिया दोस्तों राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर। बिहार के अंदर भाजपा के 2 प्रत्याशी, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन और शिवेश कुमार ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब राज्यसभा जाएंगे दोस्तों, उनका भी पर्चा दाखिल हो चुका है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 4 उम्मीदवार कोयल मलिक और मेनका गुरुस्वामी और राजीव कुमार के साथ साथ बाबुल सुप्रियो ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देश के अलग अलग कोने के अंदर नामांकन दाखिल कर दिया गया है। तो अब राज्यसभा का चुनाव होगा और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में देखना ये होगा कि कुछ सीटें हैं जहां पर डबल मुकाबला हो सकता है। उड़ीसा के अंदर भी डबल मुकाबला है दोस्तों। और 16 मार्च को वोट डाला जाएगा। 20 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म कर ली जाएगी। ऐसे में 16 को वोट डाला जाएगा और शाम 4 बजे तक वोटिंग के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। देखते हैं कौन सी सीट पर कौन जीता है दोस्तों। और कुछ जगह पर जहां मुकाबला बराबरी का चल रहा है, या यूं कहिए कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, तो वहां पर तो और दिलचस्प होगी स्थिति। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
भी हाल फिलहाल के अंदर भारत और अमेरिका ने दोस्तों ट्रेड डील किया है, यानी व्यापार समझौता किया है। अब इस व्यापार समझौते को लेकर बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि इससे भारत में विकास और ज्यादा बढ़ेगा, विकास दर बढ़ेगा और अमेरिका भारत को कई तरीके के फायदे पहुंचाएगा दोस्तों। लेकिन ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अमेरिका के जो DSS है यानी डेप्टी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है क्रिस्टोफर, वो कहते हैं कि इस बार अमेरिका अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, यानी दोहराएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने आंख बंद करके चाइना को सपोर्ट किया था और चाइना को इतना सपोर्ट कर दिया कि चाइना इतना ताकतवर हो गया कि वो अमेरिका को भी आंख दिखाने लगा। उन्होंने कहा कि चाइना ने हमको कई क्षेत्रों में पछाड़ दिया है, कई क्षेत्रों में हमारे सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, तो यूएस वो गलती अब दोबारा नहीं करेगा, भारत को वैसे ही आर्थिक फायदा नहीं देगा जैसा चीन को फायदा दिया गया था। चीन ने हमारे सामने कंपटीशन खड़ा कर दिया, यानी हमारे सामने विकल्प के तौर पर उभर गया और हमको ही हर क्षेत्र में चुनौती देने लगा। भारत को हम उस तरीके का समर्थन नहीं करेंगे, वो गलती नहीं दोहराएंगे, यानी फिर अमेरिका के लोगों के हित में काम करेंगे। अमेरिका का डेप्टी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी यानी दोस्तों उप विदेश मंत्री खुलकर इस बात को बोल रहा है और समझिए कि कितनी हिम्मत के साथ वो बोल रहा है। भारत के अंदर आकर ORF के अंदर जो एक संस्थान है दोस्तों, भारत के अंदर जो इंटरनेशनल पॉलिसी को लेकर चर्चा करवाती है, वहां पर वो खुलकर बोल रहा है अमेरिका का DSS। तो इससे पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक समझौता हुआ है उसमें अमेरिका की क्या मानसिकता है, ये भारत को उस तरीके से पॉजिटिव फायदा देने के मूड में नहीं है जो चाइना को दिया गया था। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जब अमेरिका खुलकर बोल रहा है कि वो भारत को चाइना की तरह मदद नहीं पहुंचाएगा और चाइना की तरह भारत का विकास नहीं होने देगा, तो फिर अमेरिका के साथ में दोस्ती करके, याराना करके, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करके क्या मिल रहा है देश को, इसका जवाब देना चाहिए दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि 18% का भारत पर टैरिफ अभी भी लगा हुआ है, तो व्यापार किया गया था या अमेरिका को भारत का मार्केट देने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे, इसका जवाब तो बीजेपी वालों को ही देना है दोस्तों, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ गौतम अडानी की कंपनी ने 3 गुना कर दिया गैस की कीमत। जागरण बिजनेस में ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब इतने में मिलेगा अडानी गैस, टोटल गैस, और इस वजह से बढ़ोतरी की गई है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है दोस्तों उस कारण से 3 गुना दाम बढ़ा दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई के बीच में अडानी टोटल गैस ने इंडस्ट्रियल गैस की कीमत 3 गुना बढ़ा दी है। अब गैस की कीमत बढ़कर 119 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कर दी गई है। पहले कीमत 40 रुपए के आसपास हुआ करती थी और अब से जो इंडस्ट्री है भारत के अंदर दोस्तों वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी। सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी की सरकार बोल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का गैस आराम से आ रहा है और रूस से भी हम लोग गैस खरीदने पर विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील किया गया है, तो फिर ये गैस की कीमत बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आम जनता को बर्बाद करने के लिए, आम जनता से पैसे लूटने के लिए ऐसा किया जा रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा, जरूर जवाबदेही बनती है दोस्तों। एक कंपनी के तौर पर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों अपना दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से दाम बढ़ा देंगे और इंडस्ट्री के अंदर नुकसान देश को होगा तो इसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर बड़े बिजनेसमैन देश के प्राइमरी उद्योग में जुड़े हुए हैं तो उनको जवाबदेही देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि आखिर उन्होंने ये कीमत क्यों बढ़ाई है, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से भी काफी बेनिफिट दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर इंडस्ट्रियल गैस की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो आप लोग जानते हैं कि क्या कुछ होगा देश के अंदर, कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी अर्थव्यवस्था की। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की अलग अलग विधानसभाओं में हजारों लोगों के नाम काटे गए। मालदा जिले के अंदर अलग अलग विधानसभाओं में लाखों वोटर जुडिशियल रिव्यू में डाल दिए गए हैं, एडजुडिकेशन में डाल दिए गए हैं और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूजापुर में लगभग 1,34,518 वोटर ऐसे हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू में डाला गया है, यानी SIR की प्रक्रिया में टारगेट करके वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि जब तक इन वोटर्स की किस्मत पर फैसला ना हो तब तक चुनाव की घोषणा भी नहीं होनी चाहिए, और अगर चुनाव की घोषणा हो गई तो इनको वोट देने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग सही साबित होते हैं और वोट पूरा हो जाता है, यानी चुनाव पूरा हो जाता है, तो इनका तो अधिकार छीन लिया गया था और देश के अंदर अन्याय तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल काम करें, या तो इनको वोट डालने दें या फिर चुनाव तब कराए जब वोटरों को लेकर अंतिम निर्णय सामने आ जाए। जो आवेदन अंडर रिव्यू हैं उन्हें मौका दिया जाए, आवेदकों को मौका दिया जाए कि वो बताए कि उनका नाम लिस्ट में क्यों होना चाहिए और वो सबूत दे। अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता तो साफ तौर पर ये वोट चोरी कही जाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी, कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिले, किसी व्यक्ति का वोट कटे नहीं। पार्टी पूरी क्षमता के साथ में इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में क्या नीति है इस बारे में बताया है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी के प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग तैयार थे। नीतीश जी हमारे साथ में रहते हैं और जिस तरीके का आप लोगों ने 24 के अंदर रिजल्ट देखा तो दोस्तों बात एकदम सही बोल रही है कि अगर इंडिया गठबंधन में होते नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री होते और देश चला रहे होते और विदेश नीति को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होते और देश आज सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में, यानी विदेश मंत्री के तौर पर सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होता, जिससे देश की स्थिति और अच्छी होती दोस्तों, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा लोगों को सम्मान मिलता, भारत को सम्मान मिलता और कोई खेमेबाजी में भारत नहीं फंसता। और
ऐसे में प्रियंका भारती कहती है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे और बन भी जाते, लेकिन एनडीए गठबंधन में जाते ही उनका सपना राज्यसभा तक सीमित रह गया। यही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में अंतर है। नीतीश कुमार हमारे साथ होते तो प्रधानमंत्री होते, उनके साथ है तो अब राज्यसभा का मेंबर बनकर रह गए, जबकि राज्यसभा का मेंबर तो इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी उनको बना देती। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन का सबसे खराब निर्णय ये लिया कि वो बीजेपी के साथ में 24 के चुनाव में चले गए, वरना 24 के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के साथ में रहते और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, केवल बिहार में भी बीजेपी को पछाड़ना था, पूरी तरीके से समीकरण इंडिया गठबंधन के खाते में चला जाता और इंडिया गठबंधन आज सरकार बनाकर अपने लोगों को देश के अलग अलग पोस्ट पर बिठाकर देश के लोगों का सम्मान और न्याय सुनिश्चित कर रहे होते। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि समय ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बता दिया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका भारती एकदम सही बोल रही है, 100% सही बात उन्होंने कही है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के इनकम को लेकर जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की कुल आय 6,769 करोड़ रुपए एक साल के अंदर थी और 6 राष्ट्रीय पार्टियों का जो पैसा था दोस्तों उसका 85% पैसा अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास था और बीजेपी की इनकम पिछले साल के मुकाबले 55% बढ़ी है और कांग्रेस पार्टी से 7 गुना ज्यादा हुई है। यानी बीजेपी को जमकर बड़ी बड़ी कंपनियों का चंदा मिल रहा है। 6 पार्टियों में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम और बीएसपी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी पार्टी है दोस्तों। बीजेपी के पास तकरीबन 6769 करोड़ रुपए हैं, कांग्रेस के पास 918 करोड़, यानी कांग्रेस पार्टी के पास 1000 करोड़ भी नहीं है। सीपीआई पार्टी के पास 172 करोड़ है और बीएसपी पार्टी के पास 58 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी के पास 39 करोड़, एनपीईपी पार्टी के पास में 2 करोड़ है। तो टोटल मिलाकर चंदा की बात करें तो बीजेपी को जमकर चंदा मिल रहा है। बड़े बड़े घरानों की ओर से ही चंदा मिल रहा होगा दोस्तों, सीधी सी बात है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के पास ही इतना पैसा है कि वो किसी पार्टी को पैसा दे सकते हैं, तो जमकर पैसा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की तरह नेशनल पार्टी है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से पैसे नहीं मिल रहे। आप लोग क्या समझते हैं इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।